जो पीपल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो शुरुआत करें हमारे इनकम टैक्स की यूनिट का। पेपर नंबर 2 के अंदर हमारा जो इनकम टैक्स की यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसकी आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। जो बच्चे आज पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप लोग जो है वो दिसंबर 2020 के अंदर या जून वाला जो पेपर होना है इसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीए नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आप घर पर बैठे बैठे जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने यूजीसी नेट के पेपर की, जिसके अंदर हम लोग जो है वो दोनों पेपर की तैयारी कराते हैं, पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2। डेमो के बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। वीडियोस के साथ में जो लेक्चर्स हैं उनके साथ में आपको साथ में मिलने वाला है सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे ये हमारी एक बुक है, ठीक है, ये इनकम टैक्स की बुक है। इसी तरीके से आपको 10 के 10 मॉड्यूल्स जो है वो मिलने वाले हैं हार्ड कॉपी में। कलर्ड बुकलेट हम लोगों ने जो है वो बनवाई हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से इनका फ्रेमिंग है, A to Z चीज को इसमें कवर किया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अनटच छोड़ा है। तो आप पूरी तरह से इन बुक्स के ऊपर जो हमने स्टडी मैट बनाया है इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं और आप इनको परचेज करके और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी रेफरेंस बुक रेफर करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या CS का कोई भी बुक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। A to Z चीज हमने इसमें कवर की हुई है। बस आपको करना क्या है कि जो लेक्चर्स हम लोग देते हैं तो उन लेक्चर के साथ में जो है आप अपना बुक खोल के बैठिए, आपको खास नोटिंग करने का भी जरूरत नहीं है। ओके, जो थोड़ी बहुत हम नोटिंग करवाते हैं सिंप्लीफाइज करने के लिए चीजों को, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स का। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक बात बताई थी, इनकम टैक्स का मैंने आपको जैसे बेसिक बताया कि इनकम क्या है, टैक्स क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इनकम टैक्स के लिए जो है वो दो तरह से जो है एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। एक तो है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक है आपका कौन सा, रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट 2019। तो जैसे अभी फाइनेंस एक्ट 2019 चल रहा है, जिसका प्रीवियस ईयर है 2019-20 और असेसमेंट ईयर है 2020-21। ये सब टॉपिक जो है हम लोगों ने अब इसके आगे के टॉपिक शुरू करने थे, ठीक है। TDS का, TCS का, एडवांस टैक्सेशन का वो वाला हो गया। अब आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक बार ना बेस बताना चाहता हूं, मैं आपको समरी बताना चाहता हूं इनकम टैक्स का। एक मेरी बात समझिएगा, जो हमारा ये इंडेक्स है, ये देखो एक बार, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो अपने को ये सब टॉपिक जो है वो पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। तो मैंने जो अपनी बुक है, इस बुक को 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या किया, डिवाइड किया। इसका जो इंडेक्स है उसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये चारों पार्ट जो है वो क्या क्या, एक तो देखो ये हो गया यूनिट नंबर 1, ये यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर टोटल मिला के 14 चैप्टर्स है। यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर है, DTAA का और TP का, ये हमने करवा दिया आपको। यूनिट नंबर 3 के अंदर भी 2 चैप्टर है, एक है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, एक है मैट का, ये भी करना है। और यूनिट नंबर 4 के अंदर जो है वो 3 टॉपिक्स हैं, TDS का, TCS का हमारा हो गया, एडवांस टैक्स हो गया एंड ई फाइलिंग का। तो ये टॉपिक भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। मैं आपको आज की क्लास में ये बताना चाहता हूं, जो अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 1 का इनकम टैक्स की, तो इसके अंदर टोटल मिला के जो आपके 14 चैप्टर हैं, इन 14 चैप्टर्स में है क्या क्या। अगर आप देखोगे ये सारा का सारा कंप्यूटेशन है, टोटली जो आपका इनकम टैक्स है इसके अंदर ये क्या है जी, कंप्यूटेशन है। देखो सबसे पहले तो दे रखा है इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स लगाने के लिए आपको रेट का मालूम होना चाहिए, तो ये तो दे रखा है इनकम टैक्स रेट का। फिर इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हुआ, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो गया। जब भी आप इनकम टैक्स लगाते हो तो उसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ता है कि रेजिडेंस एंड द टैक्स लायबिलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेक डिटरमाइन करना होता है, तो ये चैप्टर हो गया। फिर एग्रीकल्चर इनकम का, फिर ये आपके 5 हेड होते हैं, इतना तो शायद आपको नॉलेज होगा। आपकी इनकम के 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैप गेन, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब आप टोटल इनको हेड से आने वाली इनकम को जोड़ते हैं तो वो ग्रोस टोटल इनकम बनती है, उसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, उसका चैप्टर नंबर 10 बना रखा है, ये डिडक्शन का चैप्टर हो गया। फिर जब टैक्स लगेगा तो वहां पे एक प्रोविजन और आता है जिसको बोलते हैं AMT, क्या बोलते हैं, AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जैसे कंपनीज के लिए होता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कंपनीज के अलावा जो भी पर्सन्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, AOP हो, BOI हो, तो उनके लिए एक प्रोविजन है, वो कौन सा, AMT, पढ़ेंगे इसको। फिर है जी आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग। जब आप इनकम को कंप्यूट करते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम को कंप्यूट करते हुए इन प्रोविजन को भी आपको ध्यान रखना होता है कि एक तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को, भाई अगर पिछले साल अगर मान लो कोई लॉस था तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नहीं करना, व्हाटएवर जो भी प्रोविजंस है वो, और साथ में क्लबिंग को, दूसरे पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में क्लब करना है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लबिंग। और एक होता है एग्जेम्पशन, कुछ इनकम ऐसी है जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये सब टॉपिक जो है अपने को पढ़ने हैं।
ठीक है। लेकिन इनका बेसिक जो है मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास बहुत रेलिवेंट होने वाली है। क्यों रेलिवेंट होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास के अंदर आपको यह मालूम चलेगा कि आगे के 14 चैप्टर क्यों पढ़ने हैं, उनका यूज क्या है, पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, हाँ जी, आप आओ एक बार मेरे साथ में। ये आपका जो पहला चैप्टर मैंने दे रखा था, इसका नाम था इनकम टैक्स के रेट का। इसको शुरू करने से पहले देखो, ये चैप्टर चलेगा आपका आखिरी तक। फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऐसा है जो आपका लास्ट तक चलेगा, ठीक है। जब तक 14 चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये वाला, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आज थोड़ा बेसिक जो है वो करवाने वाला हूं। आप ध्यान देंगे, बिल्कुल हल्का सा नोटिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लिखा है इसके अंदर। आइएगा, देखो आपको मालूम है इनकम टैक्स के अंदर आपके दो तरह के रेट होते हैं। एक रेट होता है जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, ये देखो एक बार, सॉरी रेट बोल रहा हूं मैं, ईयर की बात करता हूं मैं। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली जो है वो दो तरह के ईयर चलते हैं, आपको मालूम है। एक होता है जी आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है कौन सा, आपका असेसमेंट ईयर। ओके, हाँ जी। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? सर प्रीवियस ईयर एक वो ईयर होता है जिस साल इनकम को अर्न किया जाता है। जिस साल इनकम को क्या किया जा रहा है, अर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीवियस ईयर। और जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर। तो एक तो होता है आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है कौन सा, आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वो है जिस साल इनकम को कमाते हैं, असेसमेंट ईयर वो है जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर क्या करते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं। ओके, हाँ जी। आपके लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? हमारे लिए सर जो प्रीवियस ईयर है जो हमको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, एग्जाम कौन कौन से, जून वाला जो पेपर होना है ये, और जो दिसंबर 2020 में पेपर होना है वो, उन दोनों एग्जाम्स के लिए हमको जो पढ़ के जाना है, जो हमारे लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 1920। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920। 1920 का मतलब क्या, वो प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट होगा कब से, 1/4/2019 से, और एंड कब होगा, 31/3/2020 को। तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो है कौन सा, 1920। और प्रीवियस ईयर के जस्ट अगला जो साल होता है उसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर। और हमारा जो असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर हमारा क्या है, 2021। ध्यान से सुनना, हमारा जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, प्रीवियस ईयर सर वो ईयर होता है जिस साल इनकम को कमाते हैं और जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं, वो हमेशा होता है असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से अगला ईयर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका असेसमेंट ईयर है। ओके, हाँ जी। तो प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग कब से हुई, 1/4/19 से, एंड कब होगा, 31/3/20 को। असेसमेंट ईयर की स्टार्टिंग कब से हुई, 1/4/20 से, एंड कब होगा, 31/3/21 को। ओके, हाँ जी। जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर आपने पूरा प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो इनकम कमाई, इनकम कमाने के बाद जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ कब, 31/3/2020 को, ये खत्म हो गया। तो खत्म होने पर आप क्या क्या काम करते हो, आप क्या क्या चीजें करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड लिखा, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे अपने ग्रॉस टोटल इनकम। पूरा साल मैंने 365 दिन काम किया, 365 दिन काम करके मैंने कुछ इनकम कमाई, इनकम कमा के अब मैं क्या करूंगा, 31/3 के जस्ट बाद अगले दिन फिर मैं क्या करूंगा, 1/4 को मैं अपना बैठा और मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि पूरे साल, पिछले पूरे साल में मैंने क्या कुछ किया था। तो मैं उनको क्या बोलता हूं कि मैंने मेरे ग्रॉस टोटल इनकम को क्या करूंगा, कंप्यूट करूंगा। इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं, उन 5 हेड से मैंने क्या कुछ कमाया पिछले साल में, उस सबको मैं क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम को, कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे डिडक्शन, डिडक्शन क्लेम करेंगे। अगर हमने कोई भी पैसा डोनेट किया या कोई भी पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया था, अभी वो पढ़ेंगे आगे, तो उसके लिए आप देखेंगे पहले अपनी डिडक्शन, ठीक है। चैप्टर 6A की डिडक्शंस बोलते हैं इसको। तो 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शंस है वो आप देखोगे, आप क्लेम करोगे, ठीक है। डिडक्शन क्लेम करके फिर आपकी जो टोटल टैक्स और टोटल इनकम आई थी, टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर निकाल लो क्या, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। आप क्या निकालोगे, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। ये आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया जो आपको पे करना है। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को प्रीवियस ईयर के अंदर ही, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दिया। कुछ ऐसे भी टैक्स थे तो उनको आपको मिल जाएगा क्या, क्रेडिट। तो जैसे मान लो आपका टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है मान लो 10,000, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के अंदर भी ही टीडीएस और एडवांस टैक्स का पेमेंट कराए थे, कितनी, मान लो 2,000 का। तो अब आपको जो पे करना है वो नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी है, ओनली 8,000 की, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, आपने कंप्यूट कर लिया कितना, 10,000। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे क्या, अगर कोई टीडीएस ऑलरेडी पेड है, आपने पहले से पे कर दिया, या कोई भी एडवांस टैक्स आप ऑलरेडी पे कर आए हो, तो इसकी आपको मिल जाएगी क्या, क्रेडिट। क्या मिल जाएगा इसका, क्रेडिट। तो क्रेडिट आपने ले लिया, ठीक है। कटने के बाद अब नेट टैक्स लायबिलिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा कितना, 8,000।
ओके हाँ जी। अब मेरी स्पेशल बात ध्यान रखना, मैंने यहां पे टीसीएस लिखा और लिखकर काट दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको टीडीएस जो आपका कट गया है उसका क्रेडिट मिलेगा, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा, बट टीसीएस का आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको जो है वो क्या, एडवांस टैक्स, और जो एडवांस टैक्स आप खुद पे करते हो, टीडीएस आपका पहले से कट जाता है, दूसरा पर्सन काट के और गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो आपके नाम पे टैक्स जाना चाहिए था गवर्नमेंट को कितना, 10,000 का, ठीक है, लेकिन आपका पहले एडवांस में टैक्स चला गया है कितना, 2,000 का। तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि 10 तुम पे करो, तुम क्या बोलोगे जी मेरे नाम का 10,000 टैक्स बनता है, जिसमें से 2 ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है मेरे नाम से, तो मेरे नाम से रिमेनिंग कितना रहेगा, 8, मैं 8 का क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो आप इसको बोलते हैं क्या, कंप्यूट करेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी और इनकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे किसका, नेट टैक्स लायबिलिटी का। ओके हाँ जी। तो आप अभी ना पहले मुझे ये बताओ एक बार, अभी तक आपने क्या किया? सर जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा, हाँ जी, प्रीवियस ईयर खत्म होते ही हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। हाँ जी, आपने कंप्यूटेशन कर लिया? जी सर कर लिया। कंप्यूटेशन किसका, इनकम टैक्स लायबिलिटी का कर लिया। इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, टोटल जो, सॉरी इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं, आपने कंप्यूट किया आपकी ग्रोस टोटल इनकम को, फिर उसमें से आप माइनस करेंगे क्या, डिडक्शन 80C से 80U तक की, करने के बाद जो आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर निकालो टैक्स लायबिलिटी। कैसे निकालते हैं अभी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है जी। आपने ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया, मान लो आपका टैक्स बनता है 10,000, तो इस टैक्स में से ऑलरेडी आपका कितना पहले कट चुका है या कितना आपने एडवांस में पे कर रखा है, उसकी आपको मिल जाएगी डिडक्शन, ले लिया। करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे क्या, नेट टैक्स लायबिलिटी, और इस नेट टैक्स लायबिलिटी को आप आगे क्या कर दोगे, पे कर दोगे। पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में अब आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी और मैंने इतना इतना पेमेंट कर दिया। तो ये है आपका फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जितना भी आपका क्या बनता है, नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब आप उस नेट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना भी पड़ेगा। अब तुमने जमा तो करवा दिया 8,000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है भाई मुझे बताओ भी, मुझे ये भी बताओ कि टोटल मिला के जो है जो आपने पेमेंट किया है, तो उसमें से जो है वो कैसे कैसे था, अमाउंट टोटल मिला के कैसे कैसे। तो आपने बता दिया कि मेरा, आपको फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स की रिटर्न, ठीक है। अब इनकम टैक्स का रिटर्न जो आपको फाइल करनी है तो उसकी ड्यू डेट दे रखी है। ड्यू डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न की वो है 3, जो हम लोग पढ़ाए हैं पहले। कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई है, कुछ के लिए 30 सितंबर है और कुछ के लिए 30 नवंबर है। लेकिन अभी जो है वो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने जो है वो क्या दिया, एक इकोनॉमिक पैकेज दिया और उसके अंदर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसको बढ़ा के जो है कितना कर दिया, 30 नवंबर। मेरी बात समझिएगा। वैसे नॉर्मल रेट से आपका जो ये जो इनकम टैक्स की आपने रिटर्न फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट है, उसकी अपनी क्या है, ड्यू डेट है। और जो ड्यू डेट है वो क्या क्या है, कुछ केस में 31 जुलाई, कुछ केस में 30 सितंबर, कुछ केस में 30 नवंबर। मतलब कंपनीज के लिए 30 सितंबर है, जिसका इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसके लिए 30 नवंबर है, और बाकी इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई है, ठीक है। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ड्यू डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 30 नवंबर 2020। तो पहले जो आपकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई, मतलब आपको 31 जुलाई तक जो रिटर्न फाइलिंग करनी थी, तो उसको बढ़ा के आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो है वो कब तक कर दिया, 30 नवंबर 2020 तक। ओके हाँ जी। तो अभी तक पहले मेरे को ये बताओ आपने क्या किया, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट मार दूं आपको। देखो हमने सर सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाई थी, उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना था असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस ईयर एंड हुआ तो हमने सर ये कुछ काम किया। हमने सबसे पहले तो देखा हमने पूरे साल कितना इनकम कमाया, उसको बोलते हैं कंप्यूट किया क्या, ग्रोस टोटल इनकम। फिर जो हमने इनकम कंप्यूट किया है, फिर हमने देखा उसमें से कोई डिडक्शन है या नहीं है, तो डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो बाकी जो बचा वो है नेट टोटल इनकम। जो भी आपकी नेट टोटल इनकम आई, अब उस नेट टोटल इनकम में से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। जो नेट टोटल इनकम आई या नेट टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। अब टैक्स का पेमेंट हमने कर दिया, हमने हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। कैसे करते हैं वो आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन निकाल ली। अब जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है उसमें से ऑलरेडी कितना पहले से आप गवर्नमेंट को दे आए हो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। करने के बाद जो बाकी बचेगा उसको बोलेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी। और ये जो नेट टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली है, जो आपने कंप्यूट करी है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जब आप इसको पे करेंगे, पे करने के बाद में अब आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, क्या करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो उसकी एक क्या दे रखी है, ड्यू डेट दे रखी है। इनकम टैक्स रिटर्न की क्या दे रखी है, ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट आपको मैंने बता दिया क्या क्या है, कुछ
नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है, कंपनीज को 30 सितंबर तक करनी होती है, और जो आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले होते हैं जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक चलता है तो उनके लिए है 30 नवंबर तक। बात खत्म हो गया, यहां तक आपको करनी थी, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते हुए जो है करंट ईयर के अंदर जो हमारा रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। कब तक कर दिया, 30 नवंबर 2020 तक। तो आपके एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि बताइएगा ड्यू डेट जो है वो क्या है भाई, इस साल की रेलिवेंट ड्यू डेट क्या है, तो आप बोलोगे जी नॉर्मल प्रोविजन तो ये हैं, ये तो है आपके क्या नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल प्रोविजन तो ये बोलते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आपका जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, और कब तक कर दिया, 30 नवंबर 2020 तक। ओके हाँ जी, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है, उसकी कंप्यूटेशन करना है। मेरी एक सिंपल सी बात समझिएगा, आप सभी लोग जो है वो ग्रेजुएशन करके आए तो आपको इतना तो मालूम होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस नाम से कुछ चीज होती है। हम लोग जब भी इनकम टैक्स लगाते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो असेसी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है, जिसकी इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाने वाले हैं, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ, कि कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए तो टैक्सेबल है बट नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होती है। बहुत सारी इनकम ऐसी हैं। तो अब एक ही इनकम जो किसी के लिए तो टैक्सेबल है, किसी के लिए एग्जेम्प्ट है, तो इसके लिए पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि भाई उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो मैंने यहां पे कुछ लिखा है सिंप्लीफाइड करके, हाउ टू कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने लिखा है यहां, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस, देन कंप्यूट करो टोटल इनकम। तो उसके बेस पर आप कंप्यूट करो टोटल इनकम, क्योंकि कई बार टोटल इनकम में ऐसी ऐसी इनकम्स हैं जो किसी के लिए तो एग्जेम्प्ट है बट किसी के लिए टैक्सेबल है। वो डिपेंड करता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। देन आप उसके ऊपर कंप्यूट करेंगे उसके बेस पर अपनी टोटल इनकम, एंड क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी। निकाल लिया, टोटल इनकम लो और फिर टैक्स लायबिलिटी निकालो, ठीक है। बिकॉज देयर मे बी चांसेस, बिकॉज देयर मे बी चांसेस। ऐसा क्यों करते हो सर, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक कर रहे हो, सबके लिए एक जैसा कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, बिकॉज देयर मे बी चांसेस, क्या चांसेस है, दैट सेम इनकम विल बी टैक्सेबल, कि एक ही इनकम टैक्सेबल है किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, एंड एग्जेम्प्ट है किसके लिए, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ऐसा चांस हो सकता है कि एक ही इनकम जो है वो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है बट वो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो उस केस के अंदर सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके हाँ जी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो सबसे पहले आपको जब भी इनकम कंप्यूट करनी हो तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है आपका स्टेटस क्या, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का। क्यों करते हैं, रीजन बता दिया, क्योंकि एक ही इनकम, क्या पता एक इंडिविजुअल के लिए जो कि रेजिडेंट है टैक्सेबल हो और जो कि नॉन रेजिडेंट है क्या हो, एग्जेम्प्ट हो। दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, उसके बेस पर चेक करेंगे कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। चलो जी, उसके बाद सो फर्स्ट डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कैसे करते हैं, हमको ना पूरा एक कंप्यूटेशन का चार्ट बताओ। तो ये मैंने बना रखा है कंप्यूटेशन चार्ट, ठीक है, इसके अंदर पूरा सिलेबस ही आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप पांचों हेड की इनकम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपके 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड की इनकम को क्या करोगे, ऐड करोगे। इन पांचों हेड की इनकम को ऐड करके जो निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रोस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, जीटीआई। 5 हेड है, 1 2 3 4 5। इन पांचों हेड की इनकम को जब मैं क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा, तो इनको ऐड करके क्या निकलेगा, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। ये जो आपका जीटीआई आया, ग्रोस टोटल इनकम, जब आप कंप्यूट करेंगे जीटीआई तो आपको 2 प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से, मैंने लिखा है यहां पे, व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द सेपरेट हेड, जब अलग अलग हेड की इनकम को कंप्यूट कर रहे हो जीटीआई निकालने के लिए, तो आपको 2 प्रोविजन और भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक है जी आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और एक है जी आपका क्लबिंग का। तो इन प्रोविजन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपने कंप्यूट कर ली क्या, आपकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो आपकी जीटीआई आई, इस जीटीआई में से अब आप माइनस करोगे क्या, डिडक्शन 80C से लेकर के 80U तक की पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सेपरेट चैप्टर बना रखा है। कर दिया, माइनस करने के बाद जो आएगा इसको बोल रहे हैं आप लोग आपकी
टोटल इनकम। क्या है जी आपकी टोटल इनकम, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्सेबल इनकम। ये आ गई आपकी टोटल इनकम। हाँ जी सर। अब इस टोटल इनकम में दो तरह की इनकम होती है, कुछ इनकम होती है नॉर्मल इनकम और कुछ होती है स्पेशल इनकम। कुछ आपकी नॉर्मल इनकम है, कुछ है स्पेशल इनकम। सर जब इनकम दो तरह की है, नॉर्मल और स्पेशल, तो क्या सर इनकम टैक्स के जो रेट है वो भी दो तरह के हैं? एग्जैक्टली, इनकम टैक्स के रेट भी दो तरह के हैं। नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है स्लैब रेट से, और जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है स्पेशल रेट से। तो अभी तक हमने क्या किया, 5 हेड है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ लिया जीटीआई। जब पांचों हेड की इनकम को ऐड कर रहे हो उस टाइम पे दो प्रोविजंस को और ध्यान में रखना है, दो सेक्शंस को और ध्यान में रखना है। एक एक किसके, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के, एक एक किसके, क्लबिंग के। इनको ध्यान में रखो, ध्यान में रखे और आपने क्या कर लिया, आपने जीटीआई निकाल ली। अब जो जीटीआई उसमें से माइनस करो क्या, डिडक्शन 80C से लेकर के 80U तक का माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा उसको बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम में दो तरह की इनकम होगी, एक होगी स्पेशल इनकम, एक होगी कौन सी, नॉर्मल। मैंने आपको बता दिया स्पेशल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा बाय द स्पेशल रेट, और नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा बाय द स्लैब रेट, बाय द स्लैब रेट। पहले एक बार मैं बात करता हूं किसका, स्पेशल इनकम का, फिर बात करेंगे किसकी, नॉर्मल की। आ जाओ एक बार स्पेशल इनकम के रेट पर। ये देखो इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले ए नंबर पे क्या है, टैक्स ऑन इनकम लायबल टू टैक्स एट द स्पेशल रेट। कुछ इनकम है जो कि जिसको स्पेशल इनकम की कैटेगरी में डाला गया है, और उस इनकम के ऊपर जो टैक्स का रेट लगेगा वो कैसा लगेगा, स्पेशल रेट लगेगा। कौन कौन सी है, सबसे पहले नंबर पे जो आ रही है वो है जी आपकी कैजुअल इनकम, लाइक लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कार्ड गेम हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया। ये सब जो इनकम होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर जो फ्लैट रेट है, ये कौन से हैं, फ्लैट रेट, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट जो है वो कितने का, 30% का। अगर आपने 100 रुपए इनकम कमाई तो 100 रुपए पे 30% सीधा, आपने 10,000 इनकम कमाई 10,000 पे 30%। ठीक है, तो कैजुअल इनकम के ऊपर जो है वो रेट क्या चल रहा है, 30%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रेट क्या है, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, ओनली सेक्शन 111A, इसको हम पढ़ेंगे आगे कैपिटल गेन में, वहां पे प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बस मैं एक बार समरी बता रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो रेट है वो कितना है, 15% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रेट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वैसे एक ही रेट चलता है आपका 20% का, एक केस में रेट आपका 10% हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया वहां पे, वैसे एक बार आपको समझ में नहीं आने वाला, अभी जब पढ़ेंगे कैपिटल गेन तो वहां पे आएगा। ठीक है, तो लिस्टेड सिक्योरिटी को अगर आपने सेल किया जो कि विदाउट इंडेक्सेशन वाली, और सेल करने पर अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर जो रेट है कितना, 10% का। मैं बोल रहा हूं, आप अभी एक बार के लिए इग्नोर करो, बस आप ये ध्यान रखो कि कैजुअल इनकम है, टैक्स का रेट कितना, 30। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, ओनली 111A वाला, मैं लिख दूं यहां पे ओनली कौन सा, सेक्शन 111A वाला, उस पे टैक्स का रेट कितना, 15। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स का रेट कितना, 20%। सिर्फ ये लिस्टेड सिक्योरिटी वाले पे कितना, 10%। इसके अलावा एग्रीगेट डिविडेंड, अगर मान लो आपको कल को डिविडेंड रिसीव होता है किसी भी अपनी डोमेस्टिक कंपनी से 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख रुपए तक डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर मिलेगा तो उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना, 10%। और जो डीम्ड इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है, 60%। ये सब है आपकी स्पेशल इनकम। ये कौन सी कैटेगरी है, बोलो, ये कौन सी कैटेगरी है, ये है सर स्पेशल इनकम की कैटेगरी। कौन सी, स्पेशल इनकम। कौन कौन सी, दोबारा बोलो, कैजुअल इनकम पे 30% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले पे 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट है वो क्या है आपका, लिस्टेड सिक्योरिटी है 10% है, अदर देन कोई भी, इसके अलावा कोई भी है तो 20% है। अगर मान लो डिविडेंड मिलता है किससे, इंडियन कंपनी से, तो 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर कितना, 10% है, और डीम्ड इनकम के ऊपर कितना है, 60% है। ओके, हाँ जी, ये तो होगी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम के अलावा जो भी इनकम बचेगी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है बाय द नॉर्मल रेट, बाय द नॉर्मल रेट, एंड नॉर्मल रेट्स आर नोन एज द स्लैब रेट। नॉर्मल रेट को हम क्या बोलते हैं, स्लैब रेट। तो यहां लिखा टैक्स ऑन द रिमेनिंग इनकम चार्जेबल बाय द स्लैब रेट। जो रिमेनिंग इनकम है ना आपकी, जो रिमेनिंग इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, बाय द स्लैब रेट लगेगा। अब स्लैब रेट आपको मैंने यहां पे बता दिया। स्लैब रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी या असेसी की एज के ऊपर। अगर असेसी की एज, अब यहां पे कैटेगरी 3 न रखी है, असेसी की एज 60 साल से कम है, या 60 या उससे ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, या 80 या उससे ज्यादा है। दोबारा समझना, असेसी की एज के बेस पर यहां पे कैटेगरी बनाई है 3। पहली कैटेगरी कौन सी, वो सारे असेसी जिनकी उम्र 60 साल से कम है, 60 नहीं है 60 से कम है। दूसरी कैटेगरी जिसकी उम्र 60 है या 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और जिनकी एज 80 है या 80 से ऊपर है, कितने भी ऊपर, राम का बंदा मान लो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुपर सीनियर सिटीजन।
ओके हाँ जी, तो ये बिलो 80 बिलो 60 वाले, तो ये तो आपके नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है। जिसकी 60 या उससे ज्यादा है लेकिन 80 से कम है तो इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और जो जिनकी 80 या उससे ज्यादा है, अब एज अबव 80 ईयर, एज 80 ईयर्स है या उससे अबव है, तो इनको बोलते हैं क्या, सुपर सीनियर सिटीजन। ओके हाँ जी, अब क्या क्या रेट है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको दिया हुआ है, ये देखो एक बार, ये आपको मिलेगा। इनके लिए कुछ ऐसा है, 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कितनी है, ये कौन से हैं, ये वो है जिनकी एज जो है वो क्या है, ये सब टैक्स रेट उनके लिए जिनकी एज जो है वो लेस देन 60 ईयर्स है। ओके तो उनके लिए जो है वो स्लैब रेट क्या चल रहा है, तो वो स्लैब रेट ये है, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक कितना 5%, 5 लाख से लेके और 10 लाख रुपए तक कितनी 20%, और 10 लाख से भी ऊपर अगर इनकम है तो उसके ऊपर कितना 30%। ओके चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के ऊपर सेम रेट है, ये है, ये देखो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के ऊपर क्या है, सेम रेट है। तो सेम रेट कैसे 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कितना नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक कितना 5%, 5 से लेके 10 तक कितना 20, और अबव 10 लाख जो है वो कितनी है 30%। जैसे मान लो एक पर्सन की इनकम अगर मान लो एग्जांपल ऐसे 12 लाख रुपए है, एक पर्सन की इनकम 12 लाख है, तो कैसे होगा सर, देखो 12 लाख है तो 0 से लेके और 2.5 लाख रुपए तक तो नील हो गया, ठीक है। 2.5 लाख से लेके और 5 लाख रुपए तक कितनी है 5%, तो कितनी इनकम हुई, कितनी हुई 2.5 लाख, 2.5 से 5 कितनी इनकम है 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 5% कितना हो गया 12,500। फिर 5 से लेके 10 लाख रुपए तक इनकम पे कितना है 20%। अब 20% जो है 5 लाख की इनकम हुई ना, 5 से 10 में 5 लाख की इनकम हुई, तो उस 5 लाख पे 20% कितना हो गया 1 लाख, ठीक है जी। और फिर 10 से लेके 12, क्योंकि इनकम कितनी है 12 लाख, तो 10 से 12 लाख में कितना रेट कितना है 30%, कितनी हुई 10 से 12 में 2 लाख की इनकम, 2 लाख पे 30% कितना हो गया 60,000। तो टोटल टैक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा 1,60 और ये 1,72,500। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट से टैक्स लगाना, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ओके तो अभी आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा भाई, पेपर के अंदर एक बार ना इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कंप्यूटेशन इस तरीके से है, 0 से किसकी बात हो रही है, वो सारे इंडिविजुअल की जिनकी एज जो है वो कितनी है 60 ईयर से बिलो है, तो जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, टैक्स रेट सेम रहेगा। वो क्या है, वो है 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से ऊपर जितनी भी इनकम है 10 लाख रुपए तक तो उस पर कितना 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 30%। कंप्यूटेशन कैसे होती है ये आपको मैंने बता दिया, कर लोगे बोलो हाँ जी। चलो अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कौन है सीनियर सिटीजन, हुई सीनियर सिटीजन जिसकी एज कितनी है, बोलो सीनियर सिटीजन कौन होता है सर, सीनियर सिटीजन वो है जिसकी एज जो है वो होती है कितना 60 ईयर और मोर, लेकिन लेस देन 80 है, जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम है, 80 नहीं है 80 से कम है, तो उनके लिए थोड़ा जो है वो टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया, और ये बोला कि आपके लिए 0 से लेके 3 लाख रुपए तक क्या है एग्जेम्प्ट है। तो इनके लिए क्या बोला गया 0 से लेके 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 3 से लेके 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक वही 20, और 10 से ऊपर कितना 30%। ओके हाँ जी। और इसके अलावा अब तीसरी कैटेगरी कौन बची सर, सुपर सीनियर सिटीजन। इनके लिए क्या है, पहली बात तो हुई सुपर सीनियर सिटीजन, सर ये वो होते हैं जिनकी एज 80 साल होती है या उससे ज्यादा होती है, 80 या उससे ज्यादा है, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनके लिए जो टैक्स रेट है वो क्या है 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, इनको 5 लाख रुपए तक की क्या दी गई एग्जेम्पशन दी गई, 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक 20%, 10 से ऊपर जितने भी है उस पे 30%। ओके हाँ जी सर, ये हो गया जी आपका नॉर्मल रेट। स्पेशल रेट आपको बता दिया, नॉर्मल रेट बता दिया, स्पेशल रेट से टैक्स लगाओ टैक्स कंप्यूट कर लो, नॉर्मल रेट से टैक्स लगा के टैक्स कंप्यूट कर लो, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या एग्रीगेट। ये देखो हम यहां पे थे ना, ये हो गया जी, आओ ये स्लैब रेट है। तो रिमेनिंग इनकम जो है जो आपकी बचगी, कौन सी बची थी, जो ऊपर स्पेशल के अलावा जो भी इनकम बची है ना उसको बोलते हैं रिमेनिंग इनकम या नॉर्मल इनकम, और नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है बाय द स्लैब रेट। तो ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ लो, ए और बी को जोड़ लो, ए कौन सी है स्पेशल इनकम, ए कौन सा है स्पेशल इनकम, और बी कौन सा है नॉर्मल इनकम,
ठीक है। तो स्पेशल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा था ए जोड़ लिया, नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा था बी जोड़ लिया, दोनों टैक्स को जोड़ेंगे, ये आपका टैक्स आ गया। अब इसमें ऐड करना पड़ता है सरचार्ज, एक वर्ड है सरचार्ज। पहली बात सरचार्ज लगता है ऑन इनकम टैक्स। सरचार्ज लगता है किस पे? इनकम पे नहीं लगता, सरचार्ज लगता है जो इनकम टैक्स निकल गया है उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। ये जो आपने टैक्स कंप्यूट किया, ये मान लो ये है मान लो जो भी आ गया, ये मान लो अगर 20 लाख रुपए आपका टैक्स आ गया तो इसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, सरचार्ज जो है वो लगता है ऑन इनकम टैक्स से, सरचार्ज नोट ऑन इनकम। इनकम के ऊपर नहीं लगता सरचार्ज, किसके ऊपर लगता है? इनकम टैक्स के ऊपर। टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर एक स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सरचार्ज। इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सरचार्ज जो है वो इनकम के ऊपर नहीं लगता है। अब सरचार्ज का जो है वो क्या सीन रहने वाला है? सरचार्ज के केस में अमेंडमेंट आई है 2019 के अंदर। वो अमेंडमेंट क्या है एक बार मैं दिखा दूं आपको, आओ। वो ये है, अगर मान लो आपकी इनकम, ध्यान से सुनना, सरचार्ज कब लगेगा? अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है ना तो आपके ऊपर कोई भी सरचार्ज है ही नहीं, तो आपको सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से क्या हो गई है? ज्यादा। ध्यान से सुनना, अगर आपकी इनकम एक्सीड कर गई 50 लाख से लेकिन 1 करोड़ से कम है, अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज है वो कितने? 10%। कितना? 10%। लेकिन लिखा हुआ है 10% किसके ऊपर? इनकम पे नहीं सर, इनकम टैक्स पे, आईटी पे, बोलो तो इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पे। तो मैंने लिखा यहां पे, अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करेगी कितने से? 50 लाख से, ठीक है, 50 से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है तो फिर सरचार्ज का रेट कितना? 10% है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर गई, 1 करोड़ से एक्सीड कर गई और लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है बट लेस देन 2 करोड़ है तो उसके ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो कितना हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा? 15%। अब ये दो जो नई प्रोविजन है वो ये, अगर आपके पहले सिर्फ 15% तक का रेट था सरचार्ज में, लेकिन अब अमेंडमेंट आया और ये बोला गया अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज कितना? 25। और कभी अगर ऐसा हुआ कि आपने इतना पैसा कमाया कि आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है तो आपके पास सरचार्ज लगेगा कितना? 37%। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सरचार्ज के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर 50 लाख रुपए तक इनकम है सरचार्ज देना ही नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है, 10% दो। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए तक है, 15% दो। अगर आपकी इनकम जो है वो कितनी है? 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है तो 25% दो। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना? 30। ओके, हाँ जी, ये सरचार्ज जो है वो आपने क्या कर दिया? जोड़ लिया। ये सरचार्ज आ गया। अब सरचार्ज आने के बाद में आपको करना क्या? अब इसमें ऐड करेंगे HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब आपने बीकॉम किया होगा उस टाइम पे यहां पे 3% लगा करता था SHEC क्या? सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस करके, एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता था। लेकिन अब जो है वो क्या कर दिया? इसको 4% कर दिया और नाम क्या कर दिया? HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो भी अमाउंट आएगा इसके ऊपर लगेगा आपका HEC एट द रेट कितना? 4%। करने के बाद जो टोटल आया उसको बोलते हैं ग्रोस टैक्स। क्या बोलेंगे? ग्रोस टैक्स। ये आपका ग्रोस टैक्स आ गया। अब इस ग्रोस टैक्स में से आप लेस करेंगे क्या? जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कराए हो। जैसे मान लो आपका ग्रोस टैक्स जो है वो एग्जांपल के तौर पे आपका ग्रोस टैक्स बनता है मान लो 1 लाख। कितना बनता है? 1 लाख। और आप एडवांस में आपका TDS पहले कट चुका था मान लो 10,000 और आप एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाए हो मान लो 30,000, ठीक है। तो अब जो आपका रिमेनिंग बन गया कितना बना? नेट जो है वो कितना बना आपका? 60,000। ये आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो जितना भी आपका ग्रोस टैक्स है ये आपका ग्रोस टैक्स था, ठीक है। अब इसमें से फिर लेस करेंगे क्या? जो ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं। तो ये TDS और एडवांस टैक्स ऑलरेडी चला गया गवर्नमेंट को तो इसको माइनस कर लो, 30 और 10 तो बाकी रह गया कितना? 60। ये 60 आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसको बोल दिया नेट टैक्स पेबल। ये वो टैक्स है जिसको आपको पे करना पड़ेगा। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे किसके मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल में। एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि 10 के मल्टीपल में इसको क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब क्या करना है? ये सब हो गया, हाँ जी, टैक्स का पेमेंट कर दिया। आखिरी स्टेप क्या था सर? आखिरी स्टेप वो था कि हमको अब क्या करना पड़ेगा? जब टैक्स का पेमेंट हो जाए तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो लास्ट स्टेप मैंने लिखा, लास्ट स्टेप क्या करना है? टैक्स का पेमेंट करके रिटर्न फाइलिंग करनी है। आखिरी में रिटर्न को क्या करना है? फाइल करना है। डेट 3 थी लेकिन कोविड-19 की वजह से डेट जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया? 30 नवंबर कर दिया। कर लोगे? बोलो हाँ जी सर। ये है जी सिस्टम सारा। अगर मैं बात करता हूं
आई बात समझ में। अब ये आपको आप देखिएगा कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक बार दोबारा आपको मैं दिखा दूं। देखो सबसे पहले करना क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, ये देखो सबसे पहले पांचों हेड की इनकम जोड़ो। पांचों हेड की इनकम जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जीटीआई। हाँ जी, अब जब आप जीटीआई निकालोगे तो दो सेक्शन और ध्यान में रखने, एक रखना किसका, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एक रखना किसका, क्लबिंग का। ठीक है जी। फिर जो आपका जीटीआई उसमें से माइनस करोगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कर दिया। करने के बाद जो आएगा वो आएगा क्या, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम में आपके दो कंपोनेंट है, एक है आपका स्पेशल इनकम, एक है आपका नॉर्मल। स्पेशल इनकम पे टैक्स लगेगा स्पेशल रेट से, नॉर्मल पे टैक्स लगेगा नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट का नाम क्या, स्लैब रेट। ठीक है जी, ये लो जी, ये हो गया। अब सबसे पहले टैक्स लगाएंगे स्पेशल इनकम से। स्पेशल इनकम जो है वो कुछ तरह की है तो मैंने यहां पे लिख दिया। कैजुअल इनकम, अगर स्पेशल इनकम में सबसे पहला कैजुअल, कैजुअल पे कितना 30%, एसटीसीजी 111A वाले पे 15, एलटीसीजी लिस्टेड सिक्योरिटी विदाउट इंडेक्सेशन पे सिर्फ 10% है, बाकी सब पे सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का रेट एक ही है, कितना 20%। और अगर वैसे तो अगर इंडियन कंपनी से कोई आपको डिविडेंड मिलता है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर लगेगा कितना 10%, और डीम्ड इनकम अगर कोई है तो उसके ऊपर कितना 60। ये सब हो गया स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम के बाद जो अगर कोई इनकम बचती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के ऊपर लगेगा क्या, स्लैब रेट से। स्लैब रेट का क्राइटेरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के बेस पर जो है स्लैब रेट को क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया, हमने लगा दिया। करने के बाद जो आएगा टोटल, इसको बोलते हैं एग्रीगेट। ये आपका एग्रीगेट आ गया स्पेशल इनकम का, और नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लिया था, ये एग्रीगेट है। अब इसमें आप जोड़ेंगे क्या, सरचार्ज, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, 50 लाख से नीचे सरचार्ज है ही नहीं, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक है 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ रुपए तक है 15%, और उसके ऊपर दो नई अमेंडमेंट आई है। तो वो नई अमेंडमेंट कौन कौन सी है, ये रही क्या, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ रुपए तक 25, और 5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम है तो कितना 37% है। ठीक है जी। इसके बाद फिर अब जो आता है वो क्या है, ये सब हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या, ये आपने टैक्स निकाल लिया। अब इस टैक्स के अंदर ये सरचार्ज जोड़ के अब इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, एचईसी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और वो कितना @4% कर दिया। करने के बाद जो आएगा वो है आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। इसमें से माइनस करो क्या, टीडीएस एंड एडवांस टैक्स। करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे क्या, नेट टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी। इसको आपको क्या करना है, पे करना है, और पे करके फिर आखिरी स्टेप क्या, सर रिटर्न फाइल करना है, खत्म। आ रही बात समझ में। ये है जी आपका टोटल इनकम टैक्स। अब एक बार मैं आपको दिखाऊं जो अपने सिलेबस, ये है अपना सिलेबस, ये देखो ये आ गया सिलेबस। अब ध्यान से समझना, ये तो इनकम टैक्स रेट, हाँ जी सर टैक्स लगाने के लिए जरूरी है। फिर ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर रेसिडेंस टैक्स अगर लगाना है तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए आपका स्टेटस क्या। फिर एग्रीकल्चर इनकम, इसका क्राइटेरिया आ जाएगा। ये आपके 5 हेड है, इन्हीं को जोड़ा था हमने, हाँ जी सर इन 5 हेड को जोड़ा तो जीटीआई निकला। फिर डिडक्शन माइनस करी, टोटल इनकम आ गया। उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन इस जीटीआई को निकालते हुए इनको ध्यान रखा नहीं रखा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को भी और क्लबिंग को भी ध्यान में रख लिया। करने के बाद टैक्स निकाल लिया। अब ये जो टैक्स निकाला, जो टोटल आपका टैक्स आया था, अब उसमें से आपने ये देखो, ये टीडीएस और एडवांस टैक्स, इनकी क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिलेगी ना, हाँ जी। और करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद फिर क्या करना है, ई फाइलिंग। यही जो कंप्यूटेशन का चार्ट अभी आपको मैंने लिखवाया, यही कंप्यूटेशन का चार्ट ही टोटल आपका सिलेबस है जिसको अपने को पढ़ के जाना है। ओके हाँ जी। तो अभी हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये तो आपका साथ साथ चलेगा। तो इसका हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा लिंक आएगा तो मैं करवा दूंगा। आखिरी जो बचेगा वो लास्ट में आप कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, इसके साथ अभी आगे चलता रहेगा। ओके हाँ जी। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्या करना है, काम करना है। कर लोगे, बोलो जी सर। तो अभी करेंगे चैप्टर नंबर 2, ये आपका एलिमेंट्री लेक्चर हो गया। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 आगे शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 3, 4 एंड सो ऑन करते रहेंगे और सिलेबस हो जाएगा खत्म। ठीक है जी सर। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं दोबारा बता दूं कि हम आपको मैंने बताया कि कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपका नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके हाँ जी, चलो ये कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।